हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके सेकंड चैप्टर में जो पोएम है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाला चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हमने पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ा। एंड उसके बाद हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखे एंड ऑल्सो लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस देखे। ऑलराइट, सो अभी उसके बाद उसके ही सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपकी एक जो पोएम है वो क्या है? अ टाइगर इन द जू। ठीक है, नेल्सन मंडेला में हमने जो स्टोरी है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें हमने क्या पढ़ा? उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ा। और लाइफ स्टोरी क्या थी कि बेसिकली कैप्टिविटी के ऊपर ही तो था, एक डिस्क्रिमिनेशन का सेटअप था, अपार्थेड सिस्टम था, जिसके तहत क्या था, उनको फ्रीडम नहीं था उनके पास अपने लाइफ में जीने का, उनके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ऑन द सिमिलर लाइंस, ऑन द सिमिलर नोट, हम एक अगली पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। एंड इसके ऑथर कौन है? लेस्ली नॉरिस। ऑलराइट, तो नाम से क्या लगता है कि किसके बारे में बात करने वाले हैं? नाम से तो यही लग रहा है कि एक तो टाइगर है और वो कहाँ पे है, किस में है? इन द जू में है। ठीक है, तो हम बेसिकली टाइगर के बारे में बात करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे। बट हम टाइगर के बारे में बात कर क्यों रहे हैं? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? एक सिचुएशन ले लेते हैं कि आप जस्ट एक गेस करो, जैसे आपका घर है, आप कंफर्टेबल हो उस घर में, है ना, और आपको सडनली क्या करा जाए एंड पीपल कम एंड टेक यू अवे और कहीं पे ले जाएं एंड देन दे आस्क यू कि आपको आज से यहीं रहना है और छोटा सा आपको एक कमरा दिया जाए एंड उसमें आपको बोलें कि अब हम देंगे आपको अपनी मर्जी से, जो आपको खाना होगा वो हम डिसाइड करेंगे, आपको कब बाहर जाना है वो हम डिसाइड करेंगे, आपके कंडीशंस में बात कर रही हूँ, आपको पढ़ना है, लिखना है, वो सब अब ठीक है देखा जाएगा जैसे होगा। लेकिन आपका प्राइमरी काम ये है कि व्हेन पीपल कम टू वॉच यू, ठीक है, आपको उठना है, आपको बाहर जाना है एंड देन यू हैव टू डांस फॉर देम। क्या आप ऐसी लाइफ कभी अपने लिए इमेजिन कर पाओगे? हैं, आप सोचो, अगर इस तरीके के कंडीशंस आपके ऊपर फोर्स करे जाएं, सो हाउ आर यू गोइंग टू फील इट? नेल्सन मंडेला के जो चैप्टर है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो बुक है, उसमें उन्होंने वही तो बात बताई है कि दे वर बीइंग फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ दैट दे डिड नॉट आस्क फॉर। और डिस्क्रिमिनेशन भी उनके साथ हो रहा था ऐसी चीज़ पे जिस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं था। तो सिमिलरली क्या हो रहा है, आपके कंडीशंस में भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आपको घर से निकाल के कहीं पे रख दिया जाए एंड जस्ट फॉर पीपल्स एंटरटेनमेंट कि आप नाचो यहाँ पे, आपका मन है, आपकी आर्ट है आपका, आप यू वांट टू परस्यू इट एज अ जॉब एंड यू वांट टू डू इट विलिंगली, दैट इज़ अ होल अनदर कॉन्सेप्ट। बट अगर आपको फोर्स किया जाए, नाचना ही छोड़ो, कोई और काम के लिए भी आपको फोर्स किया जाए, हाउ वुड यू फील? जब आपकी लाइफ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा तब आपको कैसा लगेगा? ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पोएट हैं लेस्ली नॉरिस, उन्होंने लाइट शेड करने की कोशिश करी है किन पे? द क्रूअल्टी वी इंस्टिल अपॉन एनिमल्स जस्ट फॉर आर एंटरटेनमेंट, आर फन, एंड सिर्फ हम, क्योंकि हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। यही अगर सिचुएशन को रिवर्स कर दिया जाए, इफ़ वी आर इन देयर हैबिटेट, इन देयर जंगल, वी वोंट बी एज पावरफुल, राइट? हम यहाँ पे हैं, हमारे हैबिटेट में हैं, और हम उनके हैबिटेट से उठा के उनको यहाँ पे ला के एंड एक अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में उनको रख देते हैं। तो ये जो पूरा इवेंट है, ये जो चीज़ें होती हैं, इसकी क्रूअल्टी के बारे में लेस्ली नॉरिस हमको समझाना चाह रहे हैं थ्रू हिज पोएम दैट इज अ टाइगर इन द जू। ठीक है, अब लेट्स स्टडी अ लिटिल अबाउट द ऑथर, द पोएट। The poem A Tiger in the Zoo is written by George Leslie Norris. इनको मतलब यूजुअली इनके पेन नेम में इनको लेस्ली नॉरिस कहा जाता है, बट इनका फुल नाम जो है वो जॉर्ज लेस्ली नॉरिस है। He was born on 21st of May 1921 and he died on 6th of April 2006. He was a prize-winning Welsh poet and short story writer. He was a very Welsh मतलब UK से बिलोंग करने वाले, यूके डिसेंट, ठीक है। एंड ही वॉज अ वेरी बिलवड पोएट, ठीक है। उनकी सारे स्टोरीज जो थे और जो शॉर्ट स्टोरीज जो थे वो काफ़ी पसंद की जाती थी। बट वन पोएम इज़ ऑफ
like you know very heavy prominence, and that is a tiger in the zoo, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हल्का सा थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है यहाँ पे. This poem talks about the differences between a tiger in the zoo and a tiger in the wild. ऑब्वियस सी बात है, ऐसी कैसा अजीब सा लगता है अगर मैं आपको बोलूं कि दिस स्टोरी इज अबाउट यू नो फलाना पर्सन इन अ जू एंड इन हिज होम. absurd लग रहा है ना सुनने में, है ना. तो ऑब्वियसली बात है, टाइगर के लिए भी इट इज़ अ वेरी यू नो वियर्ड थिंग एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू हिम, बिकॉज उसका वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है. आपको तो पता लग जाएगा कि आपके साथ में गलत हो रहा है, यू विल वॉइस योर ओपिनियन एंड यू विल डू समथिंग अबाउट इट. बट द टाइगर, ही इज़ एन एनिमल, ही डजंट नो. उसकी जो प्राउएस है, उसका जो यू नो स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ कहाँ प्रोमिनेंट है, वो है जंगल में, उसके नेचुरल हैबिटेट में. बट हमने क्या किया है, उसको निकाल के कहाँ उसको रख दिया है, एक कॉन्क्रीट एरिया में रख दिया है, मतलब एक पक्के एरिया में रख दिया है, एक केज में रख दिया है, जू में लाके रख दिया है, विच इज नॉट हिज नेचुरल हैबिटेट. ही डज नॉट बिलोंग देयर. ठीक है, इट गोज बैक एंड फोर्थ. व्हाट द पोयम गोज बैक एंड फोर्थ एक्सप्लेनिंग टू अस, क्या बताना चाह रहे हैं, बिटवीन डिस्क्राइबिंग द टाइगर इन द जू एंड इमेजिनिंग हाउ इट वुड लिव इफ इट वर फ्री इन द जंगल. तो मतलब वो बैक एंड फोर्थ जा रही है पोयम. पहले वो आपको बता रहे हैं कि वो जू में कैसे है, देन इट फ्लैशेस बैक टू द जंगल के वहाँ पे कैसा रहता अगर वो फ्री होता, टाइगर वुड हैव बीन फ्री, तो वो कैसे रहता. ठीक है, द पोएट इज टेलिंग अस व्हाट लाइफ might be like for the tiger if it wasn't kept in captivity. The poet is trying to show us how animals feel when they are locked up in cages just for people's entertainment. अब यहाँ पे क्या है, टाइगर को जो है वो एक सिंबल की तरह यूज किया जा रहा है, और वो एक्चुअल में वो सारा मैसेज वो किसके लिए, सारे एनिमल्स के लिए देना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि सारे एनिमल्स की क्या कंडीशंस रहती हैं व्हेन यू प्लेस देम इनटू अ अननेचुरल हैबिटेट. ऑलराइट, ठीक है. अब यहाँ से आपका एनसीईआरटी पोर्शन शुरू होता है. ये आपकी पोएम से पहले दिया गया है. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat, which we have already seen. इसका मतलब क्या है? The poem moves from the zoo to the jungle and then back again to the zoo. मतलब वो back and forth जा रहे हैं to the two places where the tiger could have been and is. ठीक है. Read the poem silently once. ये आपके लिए अब काम आ गया है यहाँ पे कि चुपचाप पहले आप एक बार पढ़ के देखिए कि आपको क्या समझ में आता है, and then you can continue with the video. All right. And say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. तो मतलब वो आपको एक थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज दे रहे हैं कि when you read the poem by yourself without you know any teacher explaining it, आप पहले डिसाइड करो, आप पहले सोचने की कोशिश करो कि कौन से जो स्टैंजाज हैं वो ये बात कर रहे हैं कि टाइगर जू में है, और कौन से स्टैंजाज हैं वो बता रहे हैं कि टाइगर जो है वो जंगल में है. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पोएम. ठीक है, अ टाइगर इन द जू. पहला स्टैंजा क्या कहता है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. अब पहले स्टेटमेंट में वो क्या बोल रहा है, पहले सेंटेंस में ही स्टॉक्स. अब यहाँ पे स्टॉक्स का मतलब यूजुअली क्या होता है, स्टॉक्स का मतलब होता है व्हेन यू फॉलो. टू फॉलो समबडी. ठीक है, आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, किसी को फॉलो करे जा रहे हो, कोई आगे आगे चल रहा है एंड देन यू कीप फॉलोइंग देम. ठीक है, वो यहाँ पे बात नहीं हो रही है. ही इज स्टॉकिंग हिज केज, वो जिस केज में है, छोटे से केज में है, उसको वो स्टॉक कर रहा है. लाइक ही इज जस्ट वॉकिंग ओवर देयर इन हिज विविड स्ट्राइप्स. विविड का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज ब्राइट एंड इंटेंस, दैट इज वेरी क्लियर. ठीक है, मतलब उसके जो कलरफुल, जो उसके कलर कॉम्बिनेशन है, उसका जो नेचर है उस पिक्चर का, इट इज़ वेरी क्लियर. ठीक है, अब विविड को क्या होता है, हम कई जगहों पे एक तो पिक्चराइजेशन में यूज़ करते हैं कि पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर हम किसी कम्युनिकेशन को या किसी आइडिया को भी यू नो डिपिक्ट करने के लिए कहते हैं. तो इन दैट केस विविड मीन्स क्लियर, द क्लैरिटी ऑफ समथिंग. ठीक है, विविड स्ट्राइप्स मतलब उसकी जो प्रोमिनेंट, ब्राइट एंड इंटेंस, यू नो क्लियरली विजिबल स्ट्राइप्स हैं, उसमें वो स्टॉक कर रहा है किसको, केज को स्टॉक कर रहा है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज
केज। तो फ्यू से यहाँ क्या पता चल रहा है कि जितना वो जितना ही अकोमोडेट्स द स्पेस, उतना स्पेस वहाँ पे नहीं है, छोटे से स्टेप मिल रहे हैं उसको, मतलब एक लिमिटेड जगह मिल रही है जिसमें वो क्या कर रहा है, ही कीप्स ऑन वॉकिंग एंड ही कीप्स ऑन स्टॉकिंग द steps in the cage. All right. On pads of velvet quiet, on pads of velvet quiet का मतलब क्या है, जो उसके पॉज हैं, उसके जो पैर हैं वो क्या हैं, इतने सॉफ्ट हैं जैसे कि वो वेलवेट के बने हों, ठीक है। और इसीलिए when he walks, when he stalks the cage, उसकी जो है वो आवाज़ नहीं आ रही है। That is why it is mentioned on pads of velvet quiet, कि उनका जो स्टेप है, उसका जो पैर रखने का तरीका है और उसके जो पैड्स हैं पैरों के, they are so soft as velvet that it does not make any साउंड, ठीक है। इन हिज क्वाइट रेज, अब यहाँ पे ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन दिस स्टैंजा, दैट इन हिज क्वाइट रेज, वो दिखने में चुप है, वो वर्बली चुप है, वो बोल कुछ नहीं रहा है, बट ही इज इनरेज्ड फ्रॉम द इनसाइड। एंड व्हाई इज ही इनरेज्ड? बिकॉज उसको कैप्टिव रखा जा रहा है, उसको एक केज के अंदर रखा जा रहा है, वेर ही डज नॉट बिलोंग। कहाँ पे वो बिलोंग कर रहा है वो आगे वाले स्टैंजा में हम देखेंगे, बट नेचुरली वी नो दैट ही बिलोंग्स टू द जंगल। उसकी जो प्राउएस है, उसकी जो ग्राउलिंग एंड जो पावरफुल नेचर है उसका, वो कहाँ निकल के सामने आता है, जंगल में आता है, ठीक है। तो आगे वाले स्टैंजा में देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब क्या बोल रहे हैं कि लर्किंग, लर्किंग का मतलब क्या होता है, टू रिमेन हिडन इन ऑर्डर टू एम्बुश। एम्बुश का भी मतलब वही होता है कि इन अ पोजिशन टू अटैक, ठीक है। मतलब आप छुप के खड़े होते हो या फिर किसी का हल्का हल्का पीछा कर रहे होते हो, व्हेन यू इंटेंड टू अटैक दैट पर्सन और अटैक दैट एनिमल, अगर हम एनिमल के सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। यू लर्क बिहाइंड, आप छुप के किसी को फॉलो करते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था, देखो पीछे वाले स्टैंजा में हमें किस किस चीजों से पता चल रहा है, दैट ही स्टॉक्स हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। मतलब अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो टाइगर है वो किसके अंदर है, वो जू के अंदर है, बिकॉज वहां पे एक तो वो केज की बात कर रहे हैं, है ना, कैप्टिविटी की बात कर रहे हैं, क्वाइट रेज की बात कर रहे हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है दैट द टाइगर इज इन द जू। दिस स्टैंजा, जैसे अभी हम स्टार्टिंग में देख के आए थे कि जो पोयम है वो बैक एंड फोर्थ जा रही है, आगे पीछे, डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, द सर्कमस्टांसेस ऑफ द टाइगर इन बोथ ऑफ दीज प्लेसेस। तो मतलब पहले अभी वो जू में है, अब अगले स्टैंजा में वो कहाँ है, किससे पता चल रहा है, देखो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब लॉन्ग ग्रास कोई केज के अंदर तो नहीं आ जाएगी ना, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि टाइगर अब कहाँ पे है, द टाइगर इज इनसाइड द जंगल, ठीक है। अब अभी वो कहाँ है, वो जू में है, वो केज में है, बट उसको कहाँ होना चाहिए वो यहाँ बता रहे हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसको शैडो में घूमना चाहिए धीरे धीरे, ही गेट्स टू स्टॉक समबडी या सम एनिमल, किस लिए, ताकि वो अपने मन मुताबिक कभी भी उस एनिमल पे अटैक कर सके, ठीक है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जो बड़ी बड़ी घास है या बड़े बड़े पेड़ है वहाँ पे जो ग्रीनरी है उसके बीच में से धीरे धीरे उसको निकलना चाहिए। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, क्या है कि पानी का जो भी सोर्स है, द वाटर होल विच इज देयर, उसके पास जहाँ पे डियर पास करते हैं, द प्लम्प द फैट डियर्स पास, क्योंकि ही इज अबाउट टू कंज्यूम इट, उसका खाना है डियर, तो उसको इंस्टेड बीइंग इन द जू, इन द जंगल, इन द केज, उसको अभी कहाँ होना चाहिए, उसको जंगल में होना चाहिए, उसको स्टॉक करना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग इन द लॉन्ग ग्रास बिहाइंड अ वाटर होल, ताक में बैठे होना चाहिए, किसके लिए, अपने शिकार के लिए, अपने फैट डियर के शिकार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, he should be snarling around houses at the jungle's edge. snarling का मतलब क्या है, makes an angry warning sound, मतलब गुर्राना जिसे कहते हैं, गुर्र करके जो एक साउंड आती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जंगल्स एज, अब यहाँ पे ही पता लग गया, अभी क्या हुआ, हम वापस जू में नहीं गए, अभी भी हम जंगल की ही बात कर रहे हैं। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, मतलब वो गुर्राते हुए, ही शुड बी
रोमिंग अराउंड द हाउसेस, और वो हाउसेस कहाँ है? एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पे। तो जंगल जहाँ खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं से तो सिविलाइजेशन विल स्टार्ट, राइट, अराउंड द जंगल। तो वहाँ पे जो किनारे पे घर हैं वहाँ पे उसको घूमते रहना चाहिए, वार्निंग द पीपल ओवर देयर दैट आई हैव अराइव्ड, ऑलराइट। bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। क्या bearing मतलब लाइक कंटेनिंग, होना उसके पास में। हिज वाइट फैंग्स मतलब उसके जो वाइट दांत हैं और उसके जो क्लॉज हैं, हिज यू नो फियर इंस्टिल करने वाले, डराने वाले जो उसके क्लॉज हैं, वो दिखाते हुए उसको क्या करना चाहिए? टेरराइज करना चाहिए, डराना चाहिए विलेज में रहने वाले लोगों को। तो अगेन यहाँ पे जो क्या बात कर रहे हैं हम, उसके नेचुरल हैबिटेट की बात कर रहे हैं, विच इज द जंगल। सी दोनों तरफ में कितना एक शार्प कंट्रास्ट बताया, मतलब दिख रहा है हमको कि उसके वहाँ पे नेचर में देखो, ही इज़ वेरी क्वाइट, ही इज़ मतलब वो धीरे धीरे चल रहा है, उतने ही लिमिटेड एरिया में चल रहा है, जबकि उसकी प्रावेस, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी है दैट ही कैन यू नो रन लाइक एनी थिंग, रन एट वॉट एवर स्पीड ही लाइक्स, हिज टॉप स्पीड। बट जब हम वहाँ पे जू में देखते हैं तो ही इज़ वेरी क्वाइट, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ही इज़ वेरी साइलेंट, बट ही इज़ एनरेज्ड एज वेल। क्यों? क्योंकि उसको कैप्टिविटी में रखा जा रहा है। बट जब हम उसकी बात जंगल में करते हैं तो सी उसका बिल्कुल कितना पर्सनालिटी निखर के आती है, एंड वी कैन सी फॉर वॉट ट्रूली अ टाइगर इज, राइट। ठीक है, आगे के स्टैंजा में क्या बोल रहा है? बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। सी पहली ही लाइन से हमें पता चल गया अब हम कहाँ बात कर रहे हैं। अब हम वापस आ चुके हैं जू के अंदर, कि क्या है कि उसको जो जंगल में चीज़ें करनी चाहिए, विलेज वालों को डराना चाहिए, उनके पीछे पीछे लर्क करना चाहिए, स्नाल करना चाहिए, उनको डराना चाहिए, गुर्राना चाहिए, उसके क्लॉज और उसके वाइट फैंग्स निकल के आने चाहिए, वो सब नहीं हो रहा है। बट इंस्टेड क्या हो रहा है? वो एक कंक्रीट केज में लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, वो किसके पीछे छुपी हुई है? वो उन बार्स के पीछे छुपी हुई है जिस केज में उसको रखा गया है, ठीक है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। जहां उसको क्या करना चाहिए? उसको अपने प्रे मतलब अपनी जो शिकार है उसको स्टॉक करना चाहिए, उसकी जगह पे वो क्या कर रहा है? वो अपनी केज की जो लेंथ है उसको स्टॉक कर रहा है, मतलब अपने केज में ही जितना मतलब मूवमेंट उसके लिए पॉसिबल है वो कर रहा है, एंड इग्नोरिंग द विजिटर्स। जो लोग उसको देखने आ रहे हैं वो उनको उनसे इनडिफरेंट है, ही इज इग्नोरिंग देम एंड ही इज नॉट पेइंग अटेंशन, एंड वो अपने ही मतलब अपने ही उसमें मस्त तो नहीं कहेंगे, बट या ही इज इनरेज्ड एंड ही इज जस्ट स्टॉकिंग द केज, ऑलराइट। नेक्स्ट, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब यहाँ पे वो क्या, दोबारा बताओ, पेट्रोलिंग कार्स गाड़ी में कहाँ से आएंगी? जंगल में कहाँ से आएंगी पेट्रोलिंग कार्स? कार की बात हो रही है, पेट्रोलिंग का मैं मतलब आपको अभी बताती हूँ। तो यहाँ पे दोबारा कहाँ पे है वो? अभी वो जू में ही है। तो अगर ऐसे सोचे तो स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? केज से स्टार्ट किया, देन वी गॉट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट वुड हैव बिन हिज लाइफ इफ ही वाज इन जंगल, एंड देन फाइनली वी आर बैक टू द जू। अब वो रात में क्या हो रहा है? लास्ट वॉइसेस, मतलब रात की जो आखिरी आवाजें हैं वो बैठ के सुनता है। किस चीज की? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स कौन सी होती हैं? टू डू राउंड्स एंड गार्ड एन एरिया, मतलब एक किसी भी एरिया में जैसे आपके पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं आपकी गाड़ियों में? दे कीप मेकिंग राउंड्स इन द एरिया, so they are to avoid any kind of unsocial events happening। कोई चोरी हो गई या कोई अटैक हो रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दे कीप पेट्रोलिंग द एरिया, दे कीप लाइक रोमिंग अराउंड द एरिया, गार्डिंग देम, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? रात को पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुन रहा है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज। क्या है? उसकी जो ब्रिलियंट आइज हैं उससे वो किन को देख रहा है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो स्टार्स को देख रहा है जो भी उसके केज से विजिबल है। क्लियर? सी, तो ये थी हमारी पोयम जिसमें हमारे 5 स्टैंजास हैं, जिसमें हमने बात करी कि पहले कंट्रास्ट बताया गया कि उसकी जू में कैसी लाइफ है, जंगल में कैसी लाइफ होती, व्हाट ही वाज सपोज टू डू एंड ही इज सपोज टू बी डूइंग एट द मोमेंट, एंड देन वी सॉ कि एकदम शार्प कंट्रास्ट कि फाइनली उसका जो दिन है वो कैसा गुजरता है और उसको क्या करना पड़ता है, ठीक है।
So now let's look over to the summary of the poem A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo is a poem by Leslie Norris that vividly portrays the life of a caged tiger in a zoo. क्या करता है? Vividly, मतलब बहुत clearly, ब्राइट तरीके से बताता है कि जो टाइगर है उसकी जो लाइफ है वो जू में केज्ड कैसी जा रही है. ठीक है. The poem shows us the sharp contrast between the small cage in the zoo and the vast wilderness by moving the poem from the zoo to the jungle and then back to the zoo. वो क्या बता रहे हैं? पोयम आपको पहले स्टैंजा में बताती है कि कितना लिमिटेड स्पेस है उसके लिए, कि वो धीरे धीरे चल रहा है एंड इवन देन ही इज एबल टू स्टॉक द लेंथ ऑफ हिज केज एंड ही इज एबल टू कवर द लेंथ ऑफ हिज केज वेरी इजीली. ऑलराइट. और कंपैरिजन किस चीज में ड्रॉ किया गया है? एक तो छोटी लेंथ ऑफ द जू एंड दूसरी तरफ किस चीज में? उसकी वास्ट विल्डरनेस में. ठीक है. देन इट पेंट्स अ पिक्चर ऑफ द मैजेस्टिक बीस्ट पेसिंग बैक एंड फोर्थ इन इट्स केज, ट्रैप्ड इन अ वर्ल्ड फार अवे फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट. अब अगले में क्या है? वो एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं, एक सिनेरियो बता रहे हैं हमें कि जहां तो वो जो मैजेस्टिक बीस्ट है, जो टाइगर है, वो क्या कर रहा है? एक छोटे से केज में है, लेकिन जिस मतलब उसको होना कहाँ चाहिए एक्चुअल में? ही इज ट्रैप्ड इन अ वर्ल्ड वेयर ही डज नॉट बिलोंग, बट उसको एक्चुअल में अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, जो क्या है? दैट इज वास्ट विल्डरनेस एंड इट इज इन द जंगल वेयर ही कैन रोम फ्रीली एंड बी हिज नेचुरल सेल्फ. ऑलराइट. The tiger's eyes reflect a deep longing for freedom and silent rage as it recalls the wild jungles it once called home. जो टाइगर की जो आंखें हैं वो क्या दिखाती हैं? एक तो वो दिखाती है लॉन्गिंग, मतलब उसके अंदर एक चाहत है, उसके अंदर एक फीलिंग है कि मुझे अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, आई वॉन्ट टू गो देयर. और दूसरी चीज़ क्या है? एक साइलेंट रेज है. अब आप खुद सोचो कि अगर गलती से किसी जू में अगर कोई एनिमल छूट जाता है, एंड ऑब्वियसली बात है टाइगर जैसा एनिमल छूट जाता है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम भागेंगे ना तुरंत. तो हमें उनसे कितना डर है. सो दैट इज व्हाई ही हैज दैट रेज, बिकॉज ही नोज ही इज केपेबल ऑफ डूइंग वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू, बट उसको क्या करा गया? कैप्टिविटी में रखा गया, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा है वो चीज़ें, और उसको उसके घर से निकाल के हमने यहाँ रख दिया है जस्ट फॉर आवर एंटरटेनमेंट. ह्यूमन बींग्स के एंटरटेनमेंट के लिए हमने उनको यहाँ पे कैप्टिव रखा है. सो ही हैज़ दैट साइलेंट रेज एज वेल, जो उसकी आंखें डिपिक्ट करती हैं. ठीक है. The poem vividly depicts the tiger's natural behavior. It should be lurking in the shadows, stalking through the tall grass near a watering hole to hunt a fat deer. जो उसका नेचुरल नेचर है, मतलब उसका इनबॉर्न उसका जो नेचर है, जो उसके अंदर बाय बर्थ इंस्टिल्ड है, वो क्या है? उसको क्या करते होना चाहिए? अभी उसको लर्क करना होना चाहिए, कि वो स्टॉक करे जाके अपने प्रे को, अपने शिकार को. एंड ही शुड बी स्टॉकिंग थ्रू द टॉल ग्रास, जो बड़े बड़े घास हैं जंगल में, उसके थ्रू, उसके बीच में से निकलते होना चाहिए उसको. लेकिन उस इंस्टेड वो क्या कर रहा है? ही स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, है ना. In the wild, it would be snarling near the jungle's edge, displaying its fearsome teeth and claws, instilling fear in the nearby village. और अपना शिकार तो उसको करना ही चाहिए, साथ के साथ जो जंगल के एज पे जो घर हैं, वहाँ पे जो लोग हैं, उनको उसको डराना भी चाहिए. किससे? अपने वाइट फैंग से और अपने क्लॉज से, मतलब अपने बड़े बड़े दांतों से, अपनी स्नार्लिंग, अपनी गुर्राहट से उसको डराना चाहिए. अब ये सब तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है. वाई? बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट देयर, ही इज नॉट प्रेजेंट इन हिज नेचुरल हैबिटेट, हिज होम. ठीक है. बट इंस्टेड द टाइगर इज डिपिक्टेड एज इम्प्रिजन्ड इन अ कॉन्क्रीट इनक्लोजर. इट पेसेस बैक एंड फोर्थ विद इन इट्स केज, इनडिफरेंट टू द पीपल हु कम टू सी इट. क्या है ये सब? तो ये सब उसके लिए नेचुरल है, ये सब के लिए करने के लिए वो बना है. लेकिन इंस्टेड हमारी वजह से वो क्या कर रहा है? एक तो वो इम्प्रिजन्ड है एक कंक्रीट इंक्लोजर में, उसको हमने एक जेल में डाल रखा है. किसकी? कंक्रीट की, सीमेंट की जेल में डाल रखा है. और वो आगे पीछे उसी छोटे से केज में घूमता रहता है विद हिज साइलेंट रेज, उसका साइलेंट जो गुस्सा है उसके साथ. और ही इज इनडिफरेंट टू पीपल. ऑब्वियसली बात है, दे आर कमिंग टू एंजॉय हिज
his grief, आगे उनको दिख रहा है that he is sad, he does not belong here, but still they want to come and they are like very happy कि अच्छा अच्छा आज तो हमने टाइगर देख लिया. They do not want to understand कि उसकी plight क्या है, उसका problem क्या है ना. So he is indifferent to the people because obviously बात है, it is because of them he is here and away from his home. ठीक है. The tiger listens to the sounds of the night, including passing patrol cars, and gazes up at the stars with its brilliant eyes. वो रात को क्या करता है, उसका दिन कैसे कंप्लीट होता है रात में, जब वो पेट्रोलिंग कार्स जो होती हैं, वो आसपास की गाड़ियों की आवाज़ आती है, वो सुनाई देती है, और वो क्या करता है, जो तारे हैं उनको देखता है with his brilliant eyes, showing a yearning का भी मतलब क्या होता है, longing होता है, मतलब he wants something. when you want, उसको yearn करना कहते हैं. For the freedom it can no longer experience in captivity. तो he is longing, वो चाह रहा है कि उसको वो एक फ्रीडम मिले जो कि अब वो इस कैप्टिविटी में एंजॉय नहीं कर सकता. ठीक है. The poem forces us to think about the cruelty surrounding the captivity of wild animals. पोएम क्या कर रही है, हमको फोर्स कर रही है, सोचने पर मजबूर कर रही है. किसी उनकी प्रॉब्लम देखो, वो किस तरीके से दे आर सैड, दे आर नॉट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उनको हमने अपने घर से दूर निकाल के यहाँ पे रख दिया है. और किस लिए, कोई काम हो या कोई ज़रूरत हो उस चीज़ की तो बात भी है, जस्ट फॉर आर फन एंड एंटरटेनमेंट हमने उनको वहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दिया. वी आर बीइंग सो क्रूअल टू द एनिमल्स. और एनिमल्स क्या है, वो तो कुछ कर भी नहीं सकते ना. तो वो हमें फोर्स कर रही है पोएम ये क्वेश्चन करने पे खुद से. Questioning whether it is right to keep such magnificent creatures in cages for our entertainment. A tiger in the zoo serves as an important reminder of the beauty and power of nature and the consequences of depriving creatures of their natural habitats. तो वो हमें consequences जो हैं, वो जो दिक्कतें हो सकती हैं ऐसा करने पे, उनको कैप्टिव रखने पे, उसके डायरेक्शन में सोचने के लिए ये पोएम हमको मजबूर करती है, जिसका नाम है A Tiger in the Zoo, and it is written by Leslie Norris, and he has tried to depict the plight of all the animals जिनको हम केज करके रखते हैं सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए. ठीक है. नाउ वी हैव एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. पहला क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स. आंसर मत देखना, इसको पॉज करो एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. ठीक है. रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क. आपको 2 टास्क दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्या है, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड. मतलब आपको क्या करना है, वर्ड्स ढूंढने हैं जिसमें क्या है, मूवमेंट्स और एक्शंस टाइगर के देखने हैं हमको पहले, किसमें, कि केज में वो कैसे बिहेव करता है और कैसे मूव करता है, और वाइल्ड में कैसे बिहेव करता है और कैसे मूव करता है. ठीक है. तो पहले हम देख लेते हैं केज के बारे में. केज में हमें वर्ड्स देखो, चलो पोएम पे ही वापस चलते हैं ना. हाँ, सी पहले उसकी मूवमेंट, मतलब स्टॉक्स एक चीज हो गई है ना. लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर. स्टॉक्स एक वर्ड हो गया जिससे हमें पता चल रहा है दैट ही इज इन द केज. ठीक है. क्वाइट रेज, ये उसकी फीलिंग है, उसकी एक इमोशन है ना. पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ये वर्ड से हमें पता लगता है अबाउट हिज मूवमेंट इन द केज. ठीक है. ये तो आपके जू जंगल की बात आ गई. अच्छा, लॉक्ड, वो लॉक्ड है, कहीं जा नहीं सकता, है ना. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, मतलब ही इज रिस्ट्रिक्टेड, ही इज बिहाइंड बार्स. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, इससे ही उसकी मूवमेंट, उसका पता लगता है कि वो कैसे बिहेव करता है. ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स. ठीक है. स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आईज एंड एट द ब्रिलियंट स्टार्स. तो इन सब चीजों से हमें पता लगता है दैट अबाउट हिज मूवमेंट इन द केज. ठीक है. सो सी हमने लिखा है यहाँ पे लॉक्ड, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग हियर्स. अब जंगल में किसको इग्नोर करेगा वो, ऑब्वियसली बात है. स्टेयर्स बिहाइंड बार्स एंड लेंथ ऑफ हिज केज. और सिमिलरली हमको यहाँ वाइल्ड में क्या पता लगता है कि लर्किंग इन द शैडो. यहाँ पे भी वो स्टॉक तो कर रहा है, बट नाउ ही इज लर्किंग इन द शैडो. किस चीज़ की शैडो, जो विल्डरनेस है, जो पेड़ हैं, जो लॉन्ग ग्रासेस हैं, उसके बीच में वो छुप के क्या कर रहा है, अपने प्रे को स्टॉक कर रहा है. ही इज लर्किंग बिहाइंड देम.
स्लाइडिंग, वाटर होल जू में कहाँ से आएगा, ऑलराइट। प्लम्प डियर, सिटिंग स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, जो घर हैं उनके आसपास घूम के टेरराइज करना। बेयरिंग वाइट फैंग्स, ऑब्वियस सी बात है वो अपने जू में बैठ के वो अपने फैंग्स क्यों निकालेगा, वाइट फैंग्स से हमें पता लगता है कि दैट ही इज मूविंग थ्रू द जंगल एंड ही इज प्रेजेंट इन द जंगल, ठीक है। टेरराइजिंग द विलेज, प्राउलिंग, स्टॉकिंग, ब्रिलियंट आइज एंड ब्रिलियंट स्टार्स। तो इन सब सारे वर्ड्स से हमें पता चलता है अबाउट द मूवमेंट एंड द एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द वाइल्ड मीन्स जंगल। सेकेंड में आपको क्या कह रहा है, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस एंड अरेंज देम इन टू कॉलम्स। अब वो क्या कह रहे हैं, वो अब टाइगर की बात नहीं कर रहे हैं, वो उन जगहों को डिस्क्राइब करने के लिए कह रहे हैं, पहला केज को और दूसरा वाइल्ड को। तो हमने क्या देखा कि फ्यू स्टेप्स, मतलब केज जो है वो इट्स अ वेरी स्मॉल केज, ठीक है, लॉक्ड है, कंक्रीट सेल है, ठीक है, सीमेंट का बनाया हुआ सेल है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इतना मेजेस्टिक क्रीचर जो है वो हमने क्या किया हुआ है, उसमें कैप्टिव रखा हुआ है। बिहाइंड बार्स एंड देर आर विजिटर्स एंड देर आर ऑल्सो पेट्रोल कार्स, ठीक है। तो वो जो केज का जो एरिया है, जो जू का एरिया है, वो इन सारे वर्ड से डिस्क्राइब होता है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड जो विल्डरनेस है, जो वाइल्ड है, वो किससे डिस्क्राइब हो रहा है, शैडो से, लॉन्ग ग्रासेस से, ठीक है। वाटर होल मतलब पानी का कोई सोर्स है वहाँ पे। प्लम्प डियर मतलब और भी एनिमल्स घूमते हैं वहाँ पे, फैट डियर है, और भी चीज़ें हैं। हाउसेज एट द जंगल्स एज एंड द विलेज, ठीक है। तो इससे हमें दोनों प्लेसेस की एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। एक सेकेंड, आगे आ गए क्या हम? अब लास्ट पार्ट जो है वो हमारे क्वेश्चन का इज दैट नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज अबाउट द पोएट यूजेस वर्ड्स एंड इमेजेस टू कंट्रास्ट द टू सिचुएशन। तो कौन कौन से वर्ड्स है जिससे वो दोनों जो सिचुएशंस हैं उनको कंट्रास्ट कर रहे हैं। The poet uses these words and images to create a stark contrast between the confined artificial environment of the zoo। पहले क्या बता रहे हैं वो, words और images को use करके वो बता रहे हैं, मतलब images he is trying to create, why कि किस चीज़ का हम शार्प कॉन्ट्रास्ट देख पाए। पहला, एक कन्फाइंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, कोई नेचुरल एनवायरनमेंट थोड़ी है कि आपने एक जंगल से उठा के आपको दूसरे छोटे जंगल में रख दिया, नो, इट इज अ आर्टिफिशियली क्रिएटेड एनवायरनमेंट फॉर द टाइगर, ठीक है। एक तरफ तो ये आपका कॉन्ट्रास्ट हो गया, और दूसरी तरफ क्या है, एक एक्सपेंसिव खुला नेचुरल हैबिटेट है टाइगर का, जो कि क्या है, जंगल है, ठीक है। आई थिंक इट वोंट बी विजिबल, हम रेड पेन ही ले लेते हैं, ठीक है। Through this contrast, the poem explores themes of captivity and freedom। इसी contrast के थ्रू वो क्या बता रहे हैं, पहले वाले जो descriptions हैं, जो words हैं, उसके थ्रू बता रहे हैं कि captivity कैसी दिखती है, and the second, you know, it describes freedom of the tiger in the jungle, ठीक है। Highlighting the tiger's confinement in the zoo as it paces within the iron bars, while also alluding to its wild अनटेम्ड नेचर इन द जंगल। तो टाइगर का जो कन्फाइनमेंट है उसके अंदर वो क्या कर रहा है, उसकी रेस्ट्रिक्टेड है मूवमेंट, है ना, और दूसरी तरफ क्या है, वहां पे तो ही कैन रोम अराउंड फ्रीली, ही कैन रन एंड ही कैन बी हिज नेचुरल सेल्फ। The poet emphasizes the loss of freedom and the inherent cruelty of keeping such a majestic creature in captivity by contrasting these two situations। जो poet हैं वो क्या बता रहे हैं हमें कि हम कितने cruel हैं, we are so indifferent to the tiger's emotions, to all the animals' emotions। क्यों? क्योंकि हम उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, हमने उनको उनके घर से निकाल के अपने एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे रख दिया है। So the poet is trying for us to think about the animals as well and think in the direction as to how cruel and selfish we are being। and selfish भी ऐसी चीज़ के लिए जिसमें हमें उस चीज़ की necessity नहीं है, you know, it is just for entertainment purpose, it is like totally it is optional, ठीक है। next, notice the use of a word repeated lines in lines such as these। आपके पास दो लाइंस दी हुई हैं जिसमें क्या है, आपके दो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, पहले वाले में क्वाइट एंड दूसरे वाले में ब्रिलियंट, ठीक है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जा रही है। व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रेपिटेशन, मतलब इस रेपिटेशन से पोएट क्या इफेक्ट लाना चाह रहे हैं, ठीक है।
The repetition of the word quiet in lines such as on pads of velvet in his quiet rage, मतलब इन दोनों लाइनों में जो quiet word का जो repetition है वो क्या बता रहा है, and सेकेंड लाइन जो है, सेकेंड पेयर ऑफ लाइन्स है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स सर्व्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ क्लोजनेस एंड कंट्रास्ट विद इन द पोएम। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक तो कंट्रास्ट बता रहे हैं, बट जो कंट्रास्टिंग सिचुएशन है वो आपस में इतनी क्लोज है, वो इस सिचुएशन को डिपिक्ट कर रही हैं यूजिंग द सेम वर्ड यूज करके हम क्लोजनेस बता रहे हैं, बट उसका मीनिंग अलग अलग है, इससे हम उन सिचुएशंस की कंट्रास्ट को हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं? इन द फर्स्ट लाइन द रेपिटेशन ऑफ क्वाइट एंड वेलवेट क्वाइट, क्वाइट का जो रेपिटेशन है किसमें? वेलवेट क्वाइट में और क्वाइट रेज में, हाईलाइट्स द कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन ऑफ द टाइगर इन द जू में उसकी जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है उसको हाईलाइट करता है। वाइल द टाइगर्स फिजिकल सराउंडिंग्स में अपीयर क्वाइट एंड कंट्रोल्ड, जो टाइगर की जो फिजिकल सराउंडिंग्स है, मतलब वो आगे से देखने में, सामने से देखने में क्या है, वो क्वाइट है, वो कंट्रोल्ड है क्योंकि वो उस केज में है, बट एट द सेम टाइम देयर इज एन अंडरलाइंग सेंस ऑफ सप्रेस्ड रेज एंड रेस्टलेसनेस। क्वाइट रेज मतलब जो दिख नहीं रहा है बट इट इज देयर, एंड वो क्या है? इट इज द इंटेंस रेज एंड द रेस्टलेसनेस ही हैज़, क्योंकि अगर उसको एक मिनट भी मिला ना वो इतनी ज़ोर से भागेगा एंड एवरीबडी अराउंड विल बी सो टेरिफाइड। तो वो जो इंटेंस है, मतलब वो इतना ज़्यादा इंटेंसिटी का रेज है दैट वी आर नॉट एबल टू सी। तो उसी से वो क्वाइट से वो क्या कर रहे हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी इमेजेस बता रहे हैं हमको। दिस रेपिटेशन एम्फसाइजेज द इनर फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर ऑफ द टाइगर एज इट इज कन्फाइंड विद इन द कन्फाइंस ऑफ द जू। तो यहीं पे वो बता रहे हैं कि उनका जो टाइगर का जो अंदर का जो गुस्सा है, जो उसका रेज है, वो कितना ज़्यादा है, लेकिन वो ऊपर हमें दिख नहीं रहा है। वाई? बिकॉज ही इज़ क्वाइट एंड ही कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। और जो सेकंड जो हमारे पेयर ऑफ लाइन्स हैं उसमें क्या है? इन द सेकंड लाइन ब्रिलियंट एंड ब्रिलियंट आइज एंड ब्रिलियंट स्टार्स में रिपीट हो रहा है, ड्रॉज अ पैरेलल बिटवीन द टाइगर्स गेज एंड द सेलेस्टियल हेवन। मतलब क्या है कि एक तो उसकी आंखें हैं जो खुद की जो कैप्टिविटी में है, और जो ब्रिलियंट स्टार जिनको वो देख रहा है वो क्या है, वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? सेलेस्टियल हेवेंस, मतलब जो आप खुला आसमान है, आप एकदम ब्यूटीफुल स्टार्स को देख रहे हो, वो दोनों चीज़ों को डिपिक्ट कर रहा है, एक तो उसकी ब्रिलियंट आइज को और एक ब्रिलियंट स्टार्स को। सी इतना हैवी कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे, बट स्टिल द ब्रिलियंट जो वर्ड है यूज करके उसको क्लोजनेस बताई गई है, दैट although he is able to see that freedom, see that open sky, but he himself is not free. ठीक है, this repetition suggests a connection between tiger's inborn wildness and the natural beauty of the star. It underlines the idea that even in captivity, the tiger retains its inherent brilliance and wild nature, which is contrasted with the brilliance of the stars in the नाइट स्काई। मतलब इस कैप्टिविटी में भी जो टाइगर है उसका जो ब्रिलियंस है, उसकी जो आइज़ का ब्रिलियंस है, उसका जो डिमीनर है और उसका जो एक स्ट्रेंथ है वो हमें दिख रही है। वी कैन सी इट इन हिज आइज, इन हिज ब्रिलियंट आइज। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक तो वो कैप्टिविटी में है, एंड ऑन दी अदर हैंड वो किन्हें देख रहा है? वो ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है जो उससे बहुत रीचेबल नहीं है। यहाँ पे स्टार्स का मतलब ये नहीं है कि शेर एकदम बिल्कुल स्टार्स पे ही पहुँच जाएगा, मतलब ये है कि जो फ्रीडम है, स्टार्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? फ्रीडम डिपिक्ट कर रहे हैं, वो उस टाइगर से कितनी दूर है। ठीक है, ओवरऑल द रेपिटेशन ऑफ दीज वर्ड्स क्रिएट्स अ लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब एक लेयर बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, एंड द डेप्थ इन द पोएम बाय हाईलाइटिंग द कॉन्ट्रडिक्शंस एंड टेंशंस प्रेजेंट इन द टाइगर्स एग्जिस्टेंस विद इन द कन्फाइंस ऑफ द जू। मतलब जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन उसके अंदर और जो उसकी बाहर की सराउंडिंग्स के बीच में है वो बताने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, इट इन्वाइट्स द रीडर्स टू थिंक अबाउट द टाइगर्स डुअल नेचर, मतलब टाइगर की खुद की डुअल नेचर जो उस पॉइंट पे प्रेजेंट है उसको बता रहे हैं। क्या? पहला, एक उसका आउटवर्ड अपीयरेंस जो हम बाहर से देख पा रहे हैं, और दूसरा एक कंट्रोल्ड कंट्रास्ट एंड कंट्रास्टिंग क्लोजली विद इट्स इनर स्पिरिट एंड वाइल्डनेस। ऊपर से देखने तो बिल्कुल शांत लग रहा है, काम लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा, हम उसको देख रहे हैं, हम खुश हो जा रहे हैं दैट ही इज सिटिंग ओवर देयर एंड ही इज स्टॉकिंग द केज। बट उसको यहीं अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाए तो उसकी जो अंदर की वाइल्डनेस है और जो उसकी स्ट्रेंथ है
वो हमें दिख जाएगी, बट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ही इज केप्ट इन कैप्टिविटी. ऑलराइट, लास्ट स्लाइड हमारी. ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड आर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर द चैप्टर. अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, टिल देन थैंक यू, टेक केयर.